वेलकम टू बलूनी डिजिटल। फोर्थ लेक्चर शुरू करेंगे आज। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे थे। उसके लिए मैंने आपसे बोला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। आपने दो चीज़ें गौर की होंगी इसमें। देखिए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे। और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड, मतलब ये हुआ कि इधर भी दो स्पर्मेटिड बनेंगे और फिर हर एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म। अब जैसे अगर हम सवाल करें कि 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितने स्पर्म बनेंगे, तो आप देख रहे हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म तैयार हो रहे थे। तो 50 को 4 गुना कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 200 स्पर्म। 200 स्पर्म बनेंगे, 200 ही स्पर्मेटिड बनेंगे। लेकिन अगर पूछे कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं 2। तो अगर 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो सेकेंडरी कितने बनेंगे? 100। ऐसे छोटे छोटे सवाल नीट में पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका एल्गोरिदम याद रखना है आपको। दूसरा सवाल, कल मियोसिस 1 की थी हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। मैंने सवाल किया था कि मियोसिस 1 जिसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ होता है, इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, एक नॉर्मल बॉडी जो इंसान की है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर हम 46 क्रोमोसोम की बात करें तो हमारी बॉडी में इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन का एक सेट है। जैसे एक इंसान के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक सिर बनता है, तो 46 क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम में ये सारी सूचनाएं दर्ज हैं कि क्या क्या बनना है। अब अगर ये मियोसिस 1 ना हो तो 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे स्पर्म से। अब बिकॉज मियोसिस 1 नहीं हो रही है तो ओवा से भी कितने आ जाएंगे? 46 क्रोमोसोम। तो जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो ये क्रोमोसोमल सेट हो जाएगा 92 क्रोमोसोम्स का। 92 क्रोमोसोम का सेट इंसान का नहीं होता और इसमें 2 सेट इन्फॉर्मेशन है, यानी हाथ पैर आंखें नाक कान बनाने की पूरी इन्फॉर्मेशन ओवा की साइड से और पूरी इन्फॉर्मेशन स्पर्म की साइड से। तो ऐसा जो सेट क्रोमोसोम का होता है ये सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम आधा कर देते हैं। अब जब 46 का आधा हुआ तो ये हो गया 23 और ये 46 का आधा हुआ, ये भी कितना हो गया? 23। तो अब ये स्पर्म और ओवा जब दोबारा फ्यूज़ करेंगे तो ये दोबारा सेट वही नॉर्मल हो जाएगा जिसका नंबर होता है 46। ये कारण होता है मियोसिस का, ताकि जब रिकम्बाइन हो, दोबारा जुड़ें स्पर्म और ओवा, तो उतने ही क्रोमोसोम का सेट मौजूद हो जाए जितना एक नॉर्मल ह्यूमन में होता है। अब एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रचना।
देखिए इसको बोलते हैं हेड, ये है नेक, और स्पेसिफाई कर दूं मैं आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर हेड है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक्रोसोम पर्टिकुलरली। इसको बोलते हैं मिडिल पीस, और ये होती है टेल। और इसमें ये जो बीच में धागे जैसा स्ट्रक्चर चल रहा है, इसका नाम होता है एक्सियल फिलामेंट। क्लियर? जो हेड रीजन है, इसमें इनविजिबल, ना दिखाई देने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, और नेक में 2 सेंट्रियोल हैं। इसका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। यहाँ पर एक ऐसा स्पाइरल स्प्रिंग जैसी रचना में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। इसे एनेबैंकन भी कहा जाता है, आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं इसका, एनेबैंकन। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक सर्पिल रचना में एक स्पाइरल बनाते हुए इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ अरेंज है। ये जो एक्रोसोम है, ये गोल्जी बॉडी का डेरिवेटिव होता है, यानी गोल्जी बॉडीज डेराइव करते हैं एक्रोसोम को। इस एक्रोसोम में भरे होते हैं स्पर्म लाइसेंस। स्पर्म लाइसेंस ऐसे एंजाइम, ऐसे केमिकल हैं जो स्पर्म के हेड को ओवा में पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं, यानी इन्हीं की मदद से स्पर्म ओवा की आउटर वॉल को डिसॉल्व करता है। ये जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल हैं, इनमें जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये क्लीवेज में मदद करता है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन क्लीवेज। क्लीवेज जिस समय फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी स्पर्म ओवा के अंदर एंटर कर गया, इसके बाद उसमें जो डिवीज़न शुरू होते हैं, सिस्टमैटिक डिवीज़न, उनको हम क्लीवेज कहते हैं। तो स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या कर रहा है? क्लीवेज में हेल्प कर रहा है। जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये एक्सियल फिलामेंट बनाने में मदद करता है। ये एक्सियल फिलामेंट, ये देखिए, इसके चारों तरफ, ये दोनों साइड में ये जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, जिसकी वजह से टेल का निर्माण हुआ है। टेल की लंबाई स्पर्म के इस पूरे स्ट्रक्चर की लंबाई से कई गुना ज़्यादा होती है। एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, नाम से ही समझ में आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनका जो स्पाइरल है, ये स्पाइरल इस स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि आपको मालूम है स्पर्म अगर मूव नहीं करेंगे तो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इन्हें स्पीड से दौड़ना होता है, तो वो स्पीड जो मेंटेन करनी है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इसको देता है ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। इसे हटा देते हैं।
इसके बाद बात करेंगे oogenesis। oogenesis मीन्स जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसी तरह से oogenesis होती है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। स्पर्म के फॉर्मेशन की 4 स्टेजेस देखी थी हमने, ऐसे ही ओवा के फॉर्मेशन की भी 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन फेज, नंबर 2 ग्रोथ फेज, नंबर 3 मैच्योरेशन फेज, और नंबर 4 ओव्यूलेटरी फेज। हम ये पहले ही जान चुके हैं कि oogonia जन्म से मौजूद हैं। किसी फीमेल चाइल्ड में जन्म के बाद किसी नए oogonia का निर्माण नहीं होता, पता है हमें। तो जो oogonia थे मल्टीप्लिकेशन फेज में, oogonia माइटोसिस से डिवाइड होते हैं और बनाते हैं प्राइमरी oocyte। oogonia ने क्या की, माइटोसिस, जिसको समसूत्री विभाजन भी कहते हैं हिंदी में। समसूत्री का मतलब यह हुआ इसमें क्रोमोसोमल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने थे उतने ही हैं। यानी oogonia में अगर 46 क्रोमोसोम है तो प्राइमरी oocyte में भी 46 क्रोमोसोम है। अब प्राइमरी oocyte बनने के बाद इसकी ग्रोथ फेज आती है। बड़ी दिलचस्प बात है कि oogenesis के दौरान ग्रोथ फेज सबसे लंबी फेज है। कितनी लंबी? बरसों की, बरसों लगते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म से oogonia मौजूद हैं, जन्म के बाद में प्राइमरी oocyte बना लिए। अब जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती यानी किशोरावस्था नहीं आ जाती तब तक ग्रोथ फेज चलती रहेगी। प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ सेल्स इकट्ठा करके प्राइमरी फॉलिकल में बदल गए। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसकी ग्रोथ सस्पेंड हो गई। कब तक सस्पेंड रहेगी? जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आती। तो उस सस्पेंशन के दौरान ये जो बरसों का टाइम चल रहा है उसमें ऐसे बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने पहले ही बोला था इस नष्ट होने की प्रक्रिया का नाम होता है फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। ऐसे नष्ट हुए फॉलिकल को बोलते हैं एट्रेटिक फॉलिकल। फिर जब प्यूबर्टी आई तो ये प्राइमरी oocyte फर्दर डिवाइड होंगे और 2 चीज़ें बनाएंगे। यहाँ पर इसमें मियोसिस 1 होगी। आपको मालूम है, कल की क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि मियोसिस 1 जब कभी भी होती है तो क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है। यानी प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुई तो एक बड़े साइज का बना सेकेंडरी oocyte, और एक छोटे साइज की बनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये आपका मैच्योरेशन फेज में हो गया। यानी अगर अब यहाँ पर सवाल करें कि मियोसिस 1 कब होती है oogenesis में, तो आंसर क्या है हमारा? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में मियोसिस 1 होने के बाद में सेकेंडरी oocyte जब बन गया, अब इसकी आती ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओवरी से हर महीने एक सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अब पिछली बात को याद करिए, मैंने आपसे बोला था ह्यूमन फीमेल कभी भी एग रिलीज नहीं करती। आप देख रहे हैं एग तो बने ही नहीं। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि सेकेंडरी oocyte को हम एग क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको सेकेंडरी oocyte नाम क्यों दिया है? इसका जवाब बड़ा सरल है, क्योंकि अभी मियोसिस 2 तो हुई नहीं, यानी ये सेल डिवीज़न की जो साइकिल है अभी कंप्लीट नहीं है। तो आप इसे एग कैसे बोल सकते हो? भाई मियोसिस में 2 स्टेजेस होती है ना, मियोसिस 1
देन मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 हो गई और मियोसिस 1 के बाद में सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया ओवरी ने। तो जब तक मियोसिस 2 नहीं हो जाती तब तक सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं, कैसे आप इसे ओवा कह सकते हो। अब ये सेकेंडरी oocyte वो है जो फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट कर रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये बॉडी से अपनी इसी अवस्था में बाहर निकल जाएगा और ये मियोसिस 2 कभी पूरी नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन होता है यानी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होती है। गौर करिएगा, सेकेंडरी oocyte में फर्टिलाइजेशन के समय, जिस समय स्पर्म ने एंट्री करी, उस समय सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और बदल जाता है थोड़े समय के लिए एक ओवा में और दूसरे सेकेंड पोलर बॉडी में। और ओवा चूंकि स्पर्म की एंट्री शुरू हो चुकी है तो ये ओवा अंत में कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट। आपने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में बड़े क्लियर कट अंतर है। इसको एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी समझ लेते हैं ताकि आपको इन बन रही सेल्स के साइज और इनके क्रोमोसोमल नंबर का अंदाज़ा हो जाए। देखिए, ओवोनिया, माइटोसिस करी इसने। माइटोसिस करने के बाद ये ओगोनिया बदल गया प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होती है। एक बड़े साइज का सेकेंडरी oocyte और एक छोटे साइज की फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर हुई इसमें मियोसिस 2 तो बना एक छोटे साइज की सेकेंड पोलर बॉडी और एक बड़े साइज का ओवा। अब अगर इस ओवा में, इसको ओवा को इधर लिख देते हैं, अगर स्पर्म ने इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश की तो ये इसको इधर ले आएं, वेरी सॉरी, अगर स्पर्म ने इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश की तो ये मियोसिस बनी, ओवा बना और ओवा फाइनली जाइगोट में चेंज हो गया। देखिए, दो पोलर बॉडी दिख रही हैं आपको, एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी डिवाइड होकर के फर्दर दो पोलर बॉडी बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती, दोनों चांसेस हैं। हो सकता है सेकंड पोलर बॉडी ऐसे ही रखे रखे डिजनरेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड पोलर बॉडी फिर अपने आप को डिवाइड करके दो बना ले। ऐसा एक बार AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने पोलर बॉडी बनती हैं। तो देखिए, दो ऑप्शन है। एक कंडीशन तो ये होती है कि दो पोलर बॉडी जो आपको नज़र आ रही हैं। एक ऑप्शन ये भी होता है, अगर दिया हुआ हो, कि अगर सेकंड पोलर बॉडी भी डिवाइड हो जाए तो ये
2 पोलर बॉडी और बना लेता है। अब अगर आप देखें तो 1 2 3 4 पोलर बॉडी दिख रही हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये सेल डिवाइड हुई तो 2 पोलर बॉडी और बनी, तो इसको क्यों काउंट करेंगे हम? इसकी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 पोलर बॉडी और एक ओवा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में 2 पोलर बॉडी एज इट इज़। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस फिगर में, एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री हुई स्पर्म की तो मियोसिस 2 चली है और ओवा बना, सेकेंड पोलर बॉडी बनी। अब चूंकि स्पर्म की एंट्री हो गई है तो ये ओवा थोड़ी देर बाद किस में चेंज हो जाएगा? जाइगोट में। अब देख लेते हैं एक सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर। सरल भाषा में फिर वही बात, एक ओवा का स्ट्रक्चर जैसे स्पर्म का देखा था। देखिए, जो आप फॉलिकल सेल देखते हैं, पहली क्लास में बात कर रहे थे हम लोग, वही सेल्स जो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल में थी, जब बहुत सघन हो जाती हैं, अच्छे से एक दूसरे को चिपका लेती हैं और बहुत डेंस हो जाती हैं, तब इनका नाम बदल जाता है। कोशिकाएं वही हैं लेकिन नाम बदल गया और इन्हें ग्रैनुलोसा सेल नहीं कहते, अब इसका नाम बदलकर हो जाता है कोरोना रेडिएटा। देखिए, इसका नाम हो गया कोरोना रेडिएटा। ये जो मोटी परत दिख रही है, ये नॉन लिविंग है। पहली तो खास बात, इसका नाम है जोना पेलुसिडा। और ध्यान रखेंगे, नॉन लिविंग है मतलब नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर का मतलब ये हुआ कि इसमें सेल्स नहीं है। विदाउट सेल, लिविंग सेल के ऊपर, लिविंग सेल के नीचे बीच में एक नॉन लिविंग लेयर डेवलप हो गई है, जिसका निर्माण इन्हीं कोरोना रेडिएटा की सेल्स ने किया है, सेक्रीट करती हैं। ये थिक लेयर होती है। ये जो आपको अंदर दिख रही हैं, ये देखिए पोलर बॉडीज़, जो भी आपने oogenesis के दौरान देखी। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये बीच में जो खाली जगह है, पेरीविटेलाइन स्पेस,
ये विटेलाइन मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो। और ये जो छोटे छोटे बैग जैसे स्ट्रक्चर हैं, बहुत महीन डॉट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, वास्तव में वेसाइकल्स होती हैं। वेसाइकल मतलब छोटे छोटे बैग जैसे स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। अब देखिए इस ओवा में यहाँ पे एक लाइन डाल लेते हैं। जिस तरफ न्यूक्लियस है और पोलर बॉडीज है, ये वाला एरिया कहलाता है एनिमल पोल। और इसके ठीक अपोजिट इस तरफ का एरिया कहलाता है वेजिटल पोल। हमेशा स्पर्म एनिमल पोल की तरफ से ही ओवा में एंट्री करते हैं फर्टिलाइजेशन के समय, वेजिटल पोल की तरफ से नहीं करते। ह्यूमन में देखिए ओवा जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। किस बिहाफ पे? उसमें प्रेजेंट यॉक के बिहाफ पे। यॉक माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और मेगालेसिथल। यानी यॉक का अमाउंट, यॉक की मात्रा अगर बहुत कम है तो वो माइक्रोलेसिथल अंडा कहलाता है। औसत मात्रा में यॉक प्रेजेंट है, न ज़्यादा न कम, तो मीजोलेसिथल कहलाता है। और बड़ी मात्रा में है तो मेगालेसिथल कहलाता है। पहले इंसान के एग को भी हम माइक्रोलेसिथल कहते थे, लेकिन जो मॉडर्न टर्म है अब माइक्रोलेसिथल हटा करके ह्यूमन के ओवा को एलेसिथल कहा जाता है। एलेसिथल का मतलब है यॉक है ही नहीं, यानी जिस ओवा में बिल्कुल भी यॉक ना हो उसके लिए नाम हमने रखा है एलेसिथल। लेकिन एक सच्चाई ये है कि ऐसा कोई भी अंडा नहीं होता जिसमें यॉक बिल्कुल ना हो। लेकिन इंसान के एग में यॉक की मात्रा इतनी नगण्य, इतनी निग्लिजिबल है कि उसको हम क्या बोल देते हैं? एलेसिथल एग। तो ह्यूमन के लिए जब बात आए तो अब नए टर्म के हिसाब से एग कैसा है? एलेसिथल। वजह है, कारण क्या है? कारण आप ये देखिए, यॉक डेवलप हो रहे भ्रूण यानी जो एम्ब्रियो है उसको पोषण देने का काम करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है। ह्यूमन में जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन के बाद थोड़े ही समय में, लगभग 7 दिन के अंदर अंदर मदर की बॉडी से जुड़ जाता है। तो जब मदर की बॉडी से जुड़ गया तो इसको जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए पोषण कहाँ से आएगा? माँ की बॉडी से। तो उसको यॉक के अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ह्यूमन एग में बहुत माइक्रो मामले में, या ना के बराबर कह सकते हैं, वैसा यॉक पाया जाता है। इसलिए इस अंडे को हम बोलते हैं एलेसिथल। अब बात कर लेते हैं स्पर्म और ओवा की उम्र की। देखिए जो ओवा है ह्यूमन का, इसकी उम्र कुल 24 घंटे है। यानी एक बार रिलीज़ होने के बाद में 24 घंटे तक ये फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए उपलब्ध है। अगर इस दौरान स्पर्म उसे मिल गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा। 24 घंटे के बाद में ये अपनी उम्र पूरी कर चुकता है। इसके बाद अगर स्पर्म आते भी हैं तो ये उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग मर चुका। वैसे भी 24 घंटे गुजरते गुजरते ये फेलोपियन ट्यूब से, यानी जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मैंने बताई थी, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, उससे ये आगे यूट्रस की तरफ बढ़ जाता है और धीरे धीरे वेजाइनल पैसेज से बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इतना बड़ा साइज़ का होता है कि इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है ह्यूमन का एग। इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एज अगर हम बात करें, एज ऑफ ओवा, तो ये हुई 24 आवर्स। इसी तरीके से एज ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करें तो इनकी उम्र होती 72 घंटे। यानी एक नॉर्मल क्वाइटस के बाद अगर ये फीमेल बॉडी में पहुंच गए तो 72 घंटे इनकी औसत उम्र है।
72 आवर्स तक ये मौजूद रह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब के रीजन में। उस दौरान भी अगर कोई ओवा आ जाता है तो उसे भी फर्टिलाइज करने में सक्षम होते हैं। 72 घंटे के बाद इनकी भी उम्र समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं फीमेल बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अगर औसत उसमें देखें तो 28 दिन का एक चक्र है जिसमें क्रमबद्ध घटनाएं होती रहती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए 2 टर्म और हैं। एक होता है मेनार्क। मेनार्क का मतलब जब किसी फीमेल के शरीर में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है जीवन में, जो कि औसतन 12 से 15 साल की एज के बीच में कभी भी हो सकता है, उसे हम मेनार्क कहते हैं। इसका मतलब है उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जननांग अब काम करने के लिए तैयार हैं, मैच्योर हो चुके हैं। और एक उम्र बीतने के बाद में आता है मेनोपॉज, जो 45 से 55 ईयर्स की एज के बीच में कभी होता है, जिसका मतलब होता है उस फीमेल में आखिरी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई और इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई, जो इस बात का भी संकेत है कि अब उस महिला में प्रजनन क्षमता समाप्त हो गई। प्रजनन क्षमता की शुरुआत मेनार्क है और समाप्ति मेनोपॉज है। मेनोपॉज क्यों होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 स्टेजेस हैं हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहली तो होती है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर होती है प्रोलिफेरेटिव फेज, इसे फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हैं। फिर आती है ओव्यूलेटरी फेज, और फिर आती है ल्यूटियल फेज, जिसे सेक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। 4 स्टेजेस में चलती है, जिसमें जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये 3 to 5 डेज की होती है। प्रोलिफेरेटिव फेज 16 to 13 डेज, 6 to 13, 3 to 5 डेज की मेंस्ट्रुअल फेज। फिर 6वें से 13वें दिन के बीच में प्रोलिफेरेटिव, फिर 14th डे ओव्यूलेटरी फेज, और 15 to 28th डे ये होती है ल्यूटियल फेज। इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको मैं।
1 5 14 28, ये 28 दिन के दिनों का कैलेंडर बांट लिया हमने। देखिए, पहले दिन से 5वें दिन के बीच इसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। फिर 5वें दिन के बाद 6वें से 14वें दिन तक, जैसा आपने देखा था ऊपर, प्रोलीफेरेटिव फेज। फिर ये हो गई 14वें दिन ओव्यूलेटरी, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, शायद आपको नज़र ना आए। ये 14वें दिन ओव्यूलेटरी फेज, और फिर 15वें दिन से आगे ल्यूटियल फेज। देखिए, 3 से 5 दिन के बीच की वो साइकिल होती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सरल शब्दों में आप जो समझते हैं, ये वो समय है जिस दौरान वेजाइनल पैसेज से ब्लीडिंग शुरू होती है। ब्लीडिंग क्यों शुरू होती है? क्योंकि जो टेम्परेरी लेयर मैंने आपको बताई थी जिसका नाम था एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम नष्ट हो चुकी। क्यों नष्ट हो गई? जब कभी भी प्रोजेस्टेरॉन, देखिए ये 2 हार्मोन लिखे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे ये एंडोमेट्रियम भंग हो जाती है, टूट जाती है। तो इसके डैमेज होने से जो ब्लड आता है वो मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है, जो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम अधिकतम 5 दिन तक चल सकता है। जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज ख़त्म हुई, ओवरी में उधर
धीरे धीरे आप देख रहे थे जो फॉलिकल्स थे वो डेवलप हो रहे हैं। आप देख रहे हैं साइज में अंतर आ, छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, राइट। फॉलिकल क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, देखिए जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हैं ये फीमेल की बॉडी में बन रहे हैं। कौन बना रहा है? एस्ट्रोजन के लिए सिग्नल देता है एफएसएच। एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जैसे जैसे जोर पकड़ा वैसे वैसे फॉलिकल सेल्स, जो सेकेंडरी या टर्शरी फॉलिकल्स की सेल्स हैं, टर्शरी फॉलिकल्स की, उन्होंने एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करना शुरू कर दिया। यानी जैसे जैसे एफएसएच ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, और एफएसएच अपने जब पीक पर जाएगा तो एस्ट्रोजन भी अपने टॉप पर जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, गौर से समझिएगा, वैसे वैसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग की मोटाई बढ़ती जाती है। यानी यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है वो अपनी थिकनेस, अपनी मोटाई बढ़ाती जा रही है। एस्ट्रोजन टॉप पे गया, एंडोमेट्रियम मैक्सिमम मोटाई पे आ गई। इधर एलएच भी आगे बढ़ रहा है। एफएसएच का बढ़ता हुआ सिग्नल एलएच को भी सिग्नल देता है, जिसके चलते 14वें दिन आने पर आप देख रहे हो एलएच भी अपने मैक्सिमम पे गया। इसे बोलते हैं एलएच प्लाज्मा सर्ज। एलएच जब अपने टॉप पर जाता है, एलएच का काम है ओव्यूलेशन कराना। मेन पॉइंट क्या है? एलएच किसके लिए जिम्मेदार है? एलएच फॉर ओव्यूलेशन। तो जो आपका ग्राफियन फॉलिकल था उसमें से एक सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। इसके आगे की स्टोरी हम कल चलाएंगे। यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा, एलएच प्लाज्मा सर्जाई, आपके फॉलिकल से एक सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। एलएच रिस्पॉन्सिबल है इस ओव्यूलेशन के लिए। कल इसके आगे समझेंगे। थैंक यू।